वेलकम फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे अभी डिमांड एनालिसिस के बारे में। कल के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ मीन बाय डिमांड, मतलब डिमांड क्या होती है, और सेकंड थिंग देखी थी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो मार्केट डिमांड पे असर करते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने सारे लॉज है उन सारे लॉज को, ज़्यादातर के लॉज को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया है और उनने एक्सप्लेन भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। तो लॉ ऑफ डिमांड को भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब दो चीज़ों का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। ऐसे कौन सी दो चीज़ें, प्राइस एंड डिमांड, इन दो चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में हम इस लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं और उसका रिलेशन प्राइसेस से किस तरीके का है, हम ये लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कह रहा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। डिमांड के रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें वो सारे इक्वल रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम लेंगे इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, मतलब इनकम लेवल जो है कंज्यूमर का वो इक्वल रहना चाहिए। सेकेंड चीज़ है पॉपुलेशन, वो भी इक्वल रहनी चाहिए। थर्ड चीज़ होती है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो भी इक्वल होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, इन सारी चीज़ें इक्वली रहनी चाहिए, नहीं तो ये लॉ प्रूव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे होता है कि बहुत सारे लॉज है एजम्पशन के बेस है। तो हम एजम करते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें इनकम लेवल, पॉपुलेशन लेवल, प्राइस रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड हैबिट्स, फैशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर इक्वल रहेंगी तो तब जाके हमारा लॉ प्रूव हो सकता है। तो स्टेटमेंट के पहले ही लिखा है उन्होंने कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेट्रस पैरिबस ऐसे कहते हैं, सेट्रस पैरिबस एजम्पशन। तो लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विथ फॉल इन प्राइसेस। कब इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही फॉल इन प्राइसेस, विथ फॉल इन प्राइसेस, and diminishes with a rise in prices, diminishes with a rise in prices। मतलब क्या, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि जब कभी भी प्राइस में फॉल हो जाएगा तब जाके हमारी डिमांड बढ़ेगी, और जब कभी भी हमारा डिमांड घटेगा तब जाके प्राइस बढ़ेगी। मतलब क्या, इन दोनों में किस तरीके का रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। मतलब प्राइस जब बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, और जब प्राइस घट रही है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि प्राइस एंड डिमांड इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब कभी भी प्राइसेस बढ़ेगी तब डिमांड घटेगा ही घटेगा, और जब कभी भी प्राइसेस घटेगी तब डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी भी बाकी सारी चीज़ें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब इनकम लेवल कंज्यूमर का, पॉपुलेशन वगैरह, प्राइसेस रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन जो है, ये सारी चीज़ें जब अनचेंज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तब जाके लॉ प्रूव होगा। और लॉ कहता है कि जब कभी भी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस फॉल ही होती है, और जब कभी भी प्राइस फॉल होता है तब डिमांड बढ़ती है। मतलब ये लॉ प्रूव होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इनकम लेवल, बाकी के जो उसके रिलेटेड चीज़ें वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में। इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है, और जैसे प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। अगर इस लॉ को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल निकाला है, उस शेड्यूल को भी हम स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी की प्राइसेस थी वो स्टार्टिंग में 50 रुपये थी, बाद में बन गई 40 रुपये, बाद में वो 30 रुपये तक आ गई, बाद में 20, मतलब वो कम होते जा रहे हैं। प्राइसेस ऑफ कमोडिटी है वो जो कम होते जा रहे हैं, 50 से लेके 40, 40 से लेके 30, 30 से लेके 20, यहाँ पे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। तो दूसरी साइड हम देखेंगे, जब कमोडिटी की प्राइस 50 रुपये थी तब मार्केट में डिमांड कितना था उस कमोडिटी के लिए, 100 यूनिट्स था। और जैसे ही उसकी प्राइसेस कम होते गई 40, 30 या 20 से लेकर 10 तक, तो अपने आप ही वहाँ पे मार्केट डिमांड में बढ़ाव दिख रहा है। यहाँ पे 200 यूनिट्स का बढ़ाव, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। और जब प्राइस सबसे कम थी
तब जाके मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड थी 500 यूनिट्स का। मतलब कि जब प्राइसेस घट रही थी तब मार्केट में डिमांड बढ़ रहा था, जैसे ही प्राइस कम हो रहा था मार्केट में डिमांड बढ़ रहा था। तो लॉ ऑफ डिमांड भी हमें यही सिखाता है कि जब प्राइसेस घटेगी तब डिमांड बढ़ेगा, और जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा। अगर इसी शेड्यूल को हमने ग्राफ पे प्रेजेंट किया तो हमें एक डिमांड कर्व मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड को, और वाई एक्सिस पे मैंने प्राइसेस को प्लॉट किया है। तब जाके मुझे एक डिमांड कर्व मिला विच इज स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब यहाँ पे जो मैंने डिमांड कर्व निकाला है वो लेफ्ट से लेके राइट तक डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मतलब हम कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो ऑलवेज मतलब कंपल्सरीली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व लेफ्ट से लेके राइट तक। तो ये था हमारे कंसेप्ट ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने कहा था इस लॉ को प्रूव होने के लिए कुछ एजम्पशन की ज़रूरत है। जैसे कि स्टेटमेंट के पहले ही लिखा हुआ था अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो हमने कहा था कि इनकम लेवल, पॉपुलेशन लेवल, ये सारी चीज़ें हमें इक्वल रहनी चाहिए। तो यही है हमारे लॉ के एजम्पशंस। तो एजम्पशंस ऑफ लॉ में सबसे पहले हम देखेंगे कि नो चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, मतलब कंज्यूमर का इनकम चेंज नहीं होगा। क्यों? अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हुआ तो ये लॉ किस तरीके से प्रूव नहीं होता। मान लीजिए मेरा अभी इनकम था ₹10,000, वो बढ़कर अगर 20,000 रुपये हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मेरा परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ रही है। अगर मेरी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो अगर कुछ मार्केट में अगर चीज़ें कुछ महंगी भी मिल रही तो मैं खरीदने के लिए मेरी उतनी औकात होती है, क्योंकि अब मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। मतलब क्या, अगर जब मेरी इनकम 10,000 रुपये थी, अगर वही जो चीज़ कमोडिटी मार्केट में 100 रुपये मिल रहे थे वो मैं खरीद रहा था, बट अगर जब मेरी इनकम 20,000 रुपये हुई और जैसे ही मार्केट में उस चीज़ कमोडिटी के प्राइसेस बढ़कर 150 रुपये हुए, तब क्या मैं उस चीज़ को खरीदूंगा? क्यों खरीदूंगा? क्योंकि अब मेरी परचेसिंग पावर यहाँ पे बढ़ गई है। मतलब क्या, अगर इनकम लेवल अगर चेंज होता है तो मेरी डिमांड पे असर नहीं पड़ता। अगर यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे फिर भी मैं डिमांड मेरी बढ़ा रहा था, मतलब 150 रुपये में भी मैं खरीद रहा था, मतलब मेरी डिमांड बढ़ी थी। मतलब इस लॉ को ये एजम्पशन लॉ को ये सूट नहीं हो रहा था, क्योंकि लॉ कहता है कि जब भी प्राइसेस बढ़ेगी तब क्या होना चाहिए, डिमांड घटना चाहिए। बट इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा था अगर मैंने कंज्यूमर का इनकम अगर चेंज होता है तो। इसलिए ये एजम्पशन है कि इनकम लेवल में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से पॉपुलेशन में भी कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन में भी चेंज होता है तो उसका असर भी हमारे डिमांड पे पड़ता है, और उसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्रूव नहीं हो पाता। इसलिए ये एजम्पशन है कि पॉपुलेशन लेवल में भी चेंज नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशंस, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तो फॉरनली डिमांड में असर पड़ता है। मतलब अगर मैं पहले एप्पल खाता था और मान लीजिए अब मेरा टेस्ट चेंज होगा और मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे ऑरेंज खाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरी टेस्ट चेंज हो गए। अभी पहले एप्पल 100 रुपये में मिलता था, बट मैंने अभी डिसाइड किया कि मेरे को ऑरेंज खाना है, और अभी क्या हुआ, एप्पल की प्राइसेस 80 रुपये आ गई। मतलब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे डिमांड एप्पल का बढ़ना चाहिए था, बट हुआ क्या, मैं तो ऑरेंज के लिए डिमांड कर रहा, क्योंकि अब मेरी टेस्ट चेंज हो गई है। मतलब यहाँ पे एप्पल का डिमांड क्या हो गया, घट गया, बराबर है। मतलब क्या है, डिमांड क्या है, घट गया। मतलब ये लॉ को प्रूव कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि लॉ कहता है कि जब भी प्राइसेस घटेगी तब डिमांड बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा हो गया यहाँ पे, क्योंकि मेरा टेस्ट चेंज हो गया बोल के, क्योंकि अगर टेस्ट चेंज हो गया बोल के मैंने एप्पल खरीदा ही नहीं, भले हालांकि वहाँ पे उसका प्राइस कम हुई। मतलब क्या कि इन सारे लॉज को प्रूव होने के लिए टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट एंड फैशन कुछ भी चेंज नहीं होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इसमें से। दूसरी चीज़ बोली इन्होंने यहाँ पे कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब रिलेटेड गुड्स यानी कि जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरी होती है सब्सटीट्यूट गुड्स। इन सारे गुड्स के भी प्राइसेस चेंज नहीं होने चाहिए, ऐसा एजम्पशन है, क्योंकि लॉ को अगर हमें प्रूव करना है तो अगर इनके प्राइसेस चेंज होंगे तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट दूसरे गुड्स पे भी पड़ता है। तो ये था चौथा एजम्पशन हमारा। और सबसे लास्ट एजम्पशन है हमारा क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। हाँ, अगर क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन चेंज होता है तो उसका असर डिमांड पे पड़ता है। अगर मैं विंटर सीजन में स्वेटर का ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, अगर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया, अगर समर सीजन आ गया तो क्या मैं उतना डिमांड मैं समर सीजन में करूँगा? ऑब्वियसली नहीं करूँगा, तब मेरी ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, उसका असर डिमांड पे पड़ गया, बराबर।
बराबर है। तो क्लाइमेट और वेदर कंडीशन की चेंज की वजह से भी उसका असर पड़ता है, इसलिए ये क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये सारे एजम्पशंस थे टू प्रूव द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि अभी अभी हमने देखा एजम्पशंस ऑफ द लॉ, अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। हाँ, जैसे कि इस लॉ को प्रूव करने के लिए एजम्पशंस है, तो वैसे ही इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि जब भी प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड घटना चाहिए, और डिमांड प्राइसेस घटेगी तो डिमांड बढ़ना चाहिए। बट इसको भी एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस कि जिनमें प्राइस अगर घटती है तो डिमांड भी उस चीज़ का घटता है, और जब अगर प्राइस उसकी बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ता है। ये होता है एक्सेप्शंस टू द लॉ। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस केस उनके केस में अगर प्राइस घटेगी तो उसका डिमांड भी घटता है, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड भी बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी, सबसे पहला एक्सेप्शन है उसका गिफन गुड्स का एक्सेप्शन। गिफन गुड्स का एक्सेप्शन सबसे पहला एक्सेप्शन है। गिफन गुड्स यानी कि इंफीरियर गुड्स, मतलब कि चीप क्वालिटी के गुड्स कह सकते हैं हम। चीप ब्रेड जो कि मार्केट में मिलते हैं, बेकरी में मिलते हैं, चीप ब्रेड्स, वेजिटेबल घी वगैरह, ये सारे क्या है, एक इंफीरियर गुड्स है, मतलब सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स नहीं है, इंफीरियर गुड्स है। तो हम इसे गिफन गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 19th सेंचुरी में सर रॉबर्ट गिफन, इन्होंने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया था, इन्होंने इस चीज़ के बारे में स्टडी किया था, बोल के हम इंफीरियर गुड्स को हम गिफन गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जब उस चीज़ की प्राइसेस घटती है तो उसका डिमांड भी घटता है, और उस चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है तो उसका डिमांड बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो मान लीजिए अगर इंफीरियर गुड्स में अगर उसकी प्राइसेस घट रही है यहाँ पे, तो उस क्या होगा वहाँ पे, उन्होंने जैसे कहा है कि उसकी चीज़ का, इंफीरियर गुड्स का डिमांड भी घटेगा। तो क्यों घटेगा? मान लीजिए अगर 10 रुपये में ब्रेड मिलता है जो कि इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स है, अगर उसकी प्राइस घट कर मेरी 2 रुपये तक आ गई, मतलब 2 रुपये में अब मुझे वो चीज़ मिल रही है, तो क्या मैं उस चीज़ की डिमांड करूँगा? नहीं करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों की हाउस नहीं है, मतलब लोगों को इंफीरियर गुड्स खाना अच्छा नहीं लगता, बट मजबूरी रहती है कि उनको खाना पड़ता है। जब अगर वही चीज़ अगर 10 रुपये से अगर 2 रुपये में घट के आ रही, मतलब उनके 8 रुपये बच रहे वहाँ पे, उसके सेव हो रहे, बच रहे, यानी कि उनका रियल इनकम है जो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसकी वजह से 8 रुपये का उनका रियल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। तो लोग क्या करेंगे, तो जो 8 रुपये मेरे बच रहे, तो वो सोचेंगे अरे मैं इंफीरियर गुड्स क्यों खाऊँ, मेरे 8 रुपये यहाँ पे बच रहे, तो मैं जाके सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स लेता हूँ। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स का डिमांड बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स का वो डिमांड बढ़ाएंगे। तो उसका असर यहाँ पे होता है इंफीरियर गुड्स का, कि इंफीरियर गुड्स का डिमांड घटता है, तो प्राइस कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड घटा। समझ में आया? अगर उसकी प्राइस इंफीरियर गुड्स की कम होती है तो उसकी वजह से उसका डिमांड भी कम होता है, क्योंकि कंज्यूमर की रियल इनकम में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो शिफ्ट होता है डायरेक्टली टू द सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स में। और अगर दूसरी साइड से बात करें, अगर मान लीजिए इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स का अगर प्राइसेस बढ़ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा उसका असर? तो अपने आप ही इंफीरियर क्वालिटी का डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा यहाँ पे इसका डिमांड? सिंपल सी बात है, अगर जो गुड्स पहले 10 रुपये में मिलते थे अब 15 रुपये में मिल रहे हैं, मतलब रियल इनकम उनका कम हो गया। मतलब अब जो चीज़ के लिए वो 10 रुपये दे रहे थे, अभी उनको वही चीज़ के 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मतलब उनका क्या हुआ, डिक्रीज इन द रियल इनकम, उनके रियल इनकम में डिक्रीज हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पहले सुपीरियर क्वालिटी में वो शिफ्ट हुए तो वो वापस से शिफ्ट कहाँ पे होगी, इंफीरियर गुड्स पे, तो उनका डिमांड वापस से बढ़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पे प्राइस बढ़ने की वजह से वापस से उनका डिमांड बढ़ेगा। ये थी गिफन गुड्स की कंडीशन, ये था एक्सेप्शंस टू द लॉ गिफन गुड्स। अगर मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने ओरिजिनली प्राइस P है, यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड Q है। जैसे ही इस चीज़ की प्राइसेस घट के P1 पे आई, मतलब उसके प्राइसेस घटे, तो यहाँ पे उल्टा हुआ। वहाँ होना चाहिए था कि क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी। ये तो एक्सेप्शन टू द लॉ है बोल के यहाँ पे उसका डिमांड घटा और ये अंदर शिफ्ट हो गया। इसके वजह से जो कर्व आता है उसे हम कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मतलब ये चीज़ क्या हो रही है, जो डिमांड कर्व हमने निकाला है वो नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है, मतलब है अपवर्ड स्लोपिंग है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में देखा था हमने कि स्लोपिंग कैसा है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन गुड्स में हालांकि अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। ये था हमारा पहला एक्सेप्शन टू द लॉ गिफन गुड्स का।
अब हम देखेंगे सेकंड चीज़ हो वो है प्रेस्टीज गुड्स के, मतलब प्रेस्टीज गुड्स आल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये किस तरीके से एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ डिमांड को? प्रेस्टीज गुड्स यानी जो हम शो ऑफ करते हैं हमारी वेल्थ को, वो होते हैं प्रेस्टीज गुड्स। यानी कि डायमंड्स, अगर डायमंड्स है वो एक प्रेस्टीज गुड्स है, मतलब वो हमारी प्रेस्टीज को शो ऑफ करती है। मतलब हम कहते हैं ना हमारे पास ये एक चीज़ का डायमंड है, इतना महंगा डायमंड है, मतलब जितना महंगी वस्तु रहेगी वो हमारी शो ऑफ करती है वेल्थ को, तो हमारे वो सब प्रेस्टीज गुड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायमंड्स, रोल्स रॉयल्स, कार्स वगैरह ये क्या करते हैं, हमारे स्टेटस के सिंबल को दिखाते हैं। तो क्या करते हैं रिच पीपल, जब भी चीज़ें महंगी होती है तब जाके इसको खरीदते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं महंगी चीज़ें खरीदूंगा तो मेरी वेल्थ का शो ऑफ होगा। समझ में आ रहा है? जब ये चीज़ें महंगी होती है तब जाके उसको खरीदते हैं। मतलब ये रिच पीपल्स बाइज व्हेन देयर प्राइसेस राइजेस टू शो ऑफ देयर वेल्थ, मतलब उनको क्या रहता है, सिर्फ अपने वेल्थ का दिखावा करने का रहता है कि मेरे पास बाबा इतने इतने पैसे है, इतनी महंगी चीज़ भी रहेगी तो मैं खरीद सकता हूँ, तो इनको दिखाना रहता है। बोल के ये क्या करते हैं, जब भी इनकी प्राइसेस बढ़ती है तो जाके उसकी डिमांड करते हैं, मतलब प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो लेकिन लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता ऐसा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है भाई प्राइस कम हुई तो जाके डिमांड बढ़ाओ, प्राइस बढ़ी तो तुम अपना डिमांड मत बढ़ाओ। इसलिए ये जो प्रेस्टीज गुड्स है वो इट इज़ एन एक्सेप्शंस टू द लॉ। सेकेंड थर्ड चीज़ है यहाँ पे ब्रांडेड गुड्स। हाँ, ब्रांडेड गुड्स आल्सो एन एक्सेप्शंस टू द लॉ। मतलब क्या, ब्रांडेड गुड्स क्या होते हैं? पहले तो ब्रांडेड गुड्स मतलब जिसका नाम फेम बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसका गुडविल बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे कि नाइकी है, आदिदास है, रिबॉक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रांडेड गुड्स है। ये सारी की सारी चीज़ें क्यों जाने रहते हैं, इसको हम ब्रांडेड गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत दिनों तक टिकती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक क्यों हम इससे जानते हैं, इसके हम ब्रांडेड गुड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी क्वालिटी की वजह से, इनकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं। तो क्या हम ये एक्सेप्शन कैसे हो गया लॉ के लिए? लॉ तो कहता है कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड कम करो, बट क्या होता है कि अगर ये गुड्स ब्रांडेड है, इसकी प्राइस भी बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, उसकी जाके डिमांड बढ़ाते हैं। क्योंकि ये ब्रांडेड गुड्स है। समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़ी तो फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रांडेड चीज़ें है भाई, ब्रांडेड चीज़ें मेरे पास रहना अच्छा है क्योंकि क्वालिटी का सिंबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस भी बढ़ी तो हम उसका डिमांड कम नहीं करते। मतलब क्या, प्राइस भी बढ़ी तो उसका डिमांड बढ़ता है। तो ये एक्सेप्शन टू दी लॉ है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है स्पेकुलेशन। मतलब क्या, एंटिसिपेशन। मतलब क्या करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि आगे चल के इस कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ने वाले या फिर इस कमोडिटी की प्राइसेस घटने वाली है, तो क्या करते हैं, अभी से उसका असर उनके अभी की डिमांड पे करते हैं। मान लीजिए एक मोबाइल है आईफोन 7, जो सबको पता है कि मान लीजिए उन्होंने एंटिसिपेट किया कि इसके आगे चल के प्राइसेस बढ़ के मान लो एक 10-20 हज़ार से प्राइसेस उसकी बढ़ने वाले, तो क्या करेंगे अभी से जाके उस चीज़ की ओर डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। हालांकि अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा करेंगे, उनको डिमांड करना रहता था सिर्फ एक यूनिट्स, बट आगे चल के इसके प्राइसेस और बढ़ेंगे और ये चीज़ महंगी होगी, ऐसा वो एंटिसिपेट करते था। इसलिए वो क्या करते हैं, उसी चीज़ की डिमांड वो अभी से ज़्यादा करते हैं। मतलब क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली उसकी डिमांड अभी ज़्यादा हो गई, अभी उसकी डिमांड बढ़ गई, तो क्या हुआ, उसकी प्राइसेस बढ़ने का एंटिसिपेशन किया था बोल के उन्होंने अभी उसकी डिमांड बढ़ा दी। तो ये एक्सेप्शन टू द लॉ है। और दूसरे अगर एग्जांपल लिया हमने, अगर फूड ग्रेन्स वगैरह है, उन्होंने लोगों ने एंटिसिपेट किया कि इन फूड ग्रेन्स के आगे चल के प्राइसेस कम होने वाले, तो क्या करेंगे, अभी इसकी प्राइसेस ज़्यादा है फिर भी ये क्या करेंगे, उसकी डिमांड अभी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, तो आगे चल के इसकी प्राइसेस कम होने वाली है। तो ये सारे क्या है, एक्सेप्शंस टू दी लॉ है। अब सबसे लास्ट है नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ यहाँ इज एन आल्सो एन एक्सेप्शंस टू दी लॉ। नेसेसिटीज़ में दो टाइप के नेसेसिटीज़ होते हैं। एक होता है बेसिक नेसेसिटीज़, यानी कि ज़रूरतमंद चीज़ें, मतलब हमें डेली रूटीन में उसको ये चीज़ें चाहिए, मतलब खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है। खाना, क्लोथ्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है। और दूसरा नेसेसिटी होता है वो कॉन्स्पिक्सियस नेसेसिटीज़। मतलब क्या, जो कि ये इफेक्ट करता है ड्यू टू डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स, मतलब समाज के कारण। मतलब क्या, मान लीजिए अगर सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर लो या टीवी लो या फिर एसी लो। क्या है, घर में अगर खाना नहीं हुआ तो भी चलता इन लोगों को, बट घर में रेफ्रिजरेटर तो चाहिए, फ्रिज तो घर में चाहिए, क्या भी करो फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए। मतलब ये क्या चीज़ है, एक तो बेसिक नेसेसिटी नहीं है,
बट समाज में रहने के कारण क्या हुआ है, इन चीज़ों को बेसिकली नेसेसिटीज़ बनाया गया है। समझ में आ रहा है? ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स की वजह से हमारी नेसेसिटीज़ बन गई है। तो ये दो तरीके के नेसेसिटीज़ होते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड ग्रेन राइस वीट्स आर रिमेन्स अनचेंज। इसका प्राइस कितना भी बढ़ने दो या फिर कितना भी घटने दो, इसके डिमांड में कुछ असर पड़ता ही नहीं, क्योंकि हमें डेली अगर 10 किलो गेहूँ चाहिए तो चाहिए, उसमें कुछ हम कम ज़्यादा कर भी नहीं सकते। अगर उसकी प्राइस बढ़े भी तो हम उसका डिमांड घटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो हम बिना खाए तो बैठ नहीं सकते, तो उसकी डिमांड हमें करनी ही पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे नेसेसिटी बेसिक नेसेसिटीज़ कि अगर प्राइस बढ़े भी या घटे भी तो डिमांड जितना करना है हम उतना करते हैं, तो इसके लिए लॉ प्रूव नहीं होता। डिमांड फॉर सर्टन गुड्स लाइक टेलीविजन सेट्स रेफ्रिजरेटर्स रिमेन्स अनचेंज। ये सारी कौन सी चीज़ें है, ये सारी कॉन्स्पिक्शियस नेसेसिटीज़ है ड्यू टू इन्फ्लुएंस बाय डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन पैटर्न लोगों का, ये ऑफ अ सोशल ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स। ये सारे क्या है, तो एक्सेप्शंस टू दी लॉ है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉन्स्पिक्शियस नेसेसिटीज़ बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है, लॉ को प्रूव नहीं कर रहे। इसकी प्राइस बढ़े या इसके घटे डिमांड में कुछ चेंज नहीं होता, मतलब ये लॉ को प्रूव नहीं कर रहा, लॉ को प्रूव नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सेप्शंस टू दी लॉ। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें एक्सेप्शंस टू दी लॉ थी। तो हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। वो काफ़ी इजी लॉ है और समझने के लिए भी बहुत आसान लॉ है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है। ये सारे लॉ हमने आज ये लॉ पढ़ा है। तो इसमें हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या है, बाद में हमने देखा एजम्पशंस उसके देखे, बाद में हमने उसके एक्सेप्शन सारे देखे हैं। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमांड का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।